दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने लिबरलिज़म के बारे में कई सारी चीज़ें की थी। इसमें हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझा कि लिबरलिज़म की फ़ीचर क्या होती है या उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके इम्पॉर्टेंट थिंकर्स क्या हैं, जिसमें हमने लगभग 25 से 30 थिंकर्स जो लिबरलिज़म के अलग अलग फेज से जुड़े हुए हैं उनको समझने की कोशिश की। उनके कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश किया हमने। हम लास्ट वीडियोज़ में ये भी देख चुके हैं कि लिबरलिज़म के कितने फेज़ हैं। मेनली हमने 3 फेज़ को डिस्कस किया है: क्लासिकल लिबरलिज़म, मॉडर्न लिबरलिज़म और नियो क्लासिकल लिबरलिज़म। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। आज इस वीडियो में मैं लिबरलिज़म एज ए पॉलिटिकल थ्योरी की एक तरह से कहें कि फाइनल वीडियो है ये, जिसमें हम कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को ज़्यादा डील करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। इसमें तो मैं थिंकर्स तक डिस्कस कर दिया था लास्ट वीडियो में। अब आगे लिबरलिज़म इन इंडिया हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में लिबरलिज़म एंशिएंट टाइम से अब तक किस तरह से इवॉल्व हुआ है। तो अगर हम एंशिएंट इंडियन फ़िलासफ़ी की बात करें, एंशिएंट टाइम की बात करें, तो इंडिया में अलग अलग जो विचारधाराएं हैं, कई तरह की फ़िलासफ़ीज़ हैं इंडिया में। उसमें एक फ़िलासफ़ी जो बहुत ज़्यादा फेमस है इसलिए क्योंकि वो और सभी फ़िलासफ़ी से काफ़ी डिफरेंट है। उस फ़िलासफ़ी का नाम है चारवाक फ़िलासफ़ी। इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो मटेरियल कंडीशन है, सांसारिक दुनिया जिनको बोलते हैं, जो हम देख पा रहे हैं, जिसमें हम जीते हैं, इनको बंधन की तरह ट्रीट किया जाता है। इनको माना जाता है कि ये सांसारिक मोह माया का बंधन है। तो एक तरह से कहें इंडिया की चारवाक फ़िलासफ़ी के अलावा जितनी फ़िलासफ़ीज़ हैं इस दुनिया को एक बंधन की तरह एक तरह से मानी है। चारवाक फ़िलासफ़ी में इससे हट के बात की गई कि इस दुनिया में जो सांसारिक उपभोग की चीज़ें उपलब्ध हैं उनका जितना से ज़्यादा हम उनको एंजॉय कर पाएँ। कई तरह की प्राकृतिक संपदाएं हैं जिनका हम उपभोग कर सकते हैं। भगवान ने एक तरह से कहें गॉड ने कई तरह के फ्रूट्स या कई तरह की और फ्लावर्स और कई तरह की चीज़ें बनाई हैं, तो हम उनका उपभोग करके अपने जीवन को और खुशमय बना सकते हैं और प्लीज़र पा सकते हैं। ये चारवाक फ़िलासफ़ी में था मेनली। तो चारवाक फ़िलासफ़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है लिबरेशन का, कि इंडिविजुअल को चाहिए कि वो अपने लाइफ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा खुश रख सकता है, उसके जो भी तरीके हैं वो उस तरीके से वो खुश रखे। तो ये लिबरेशन का मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन था, क्योंकि उसी समय और भी फ़िलासफ़ीज़ थी जो ये बोल रही थी कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, इसके पर एक दूसरा दुनिया है, उसके लिए आप कोशिश कीजिए कि ताकि आपका जो ये मोह माया का बंधन है, एक तरह से कहें बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, इससे आपको मुक्ति मिले। तो वो उस मुक्ति की बात कर रहे थे, उस लिबरेशन की बात कर रहे थे। लेकिन चारवाक इसी दुनिया में रह करके किस तरह से लिबरेशन मिल सकता है, आज़ादी किस तरह से मिल सकती है, एक तरह से कहीं यूटिलिटी के बेसिस पे चीज़ों को बता रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो मन में आए वो खाओ, जो मन में आए जिस तरह से। ये नहीं कि अभी इस दुनिया में जी रहे हैं तो हम दूसरे दुनिया के बारे में सोचें और उसको लेकर के अपने जीवन को कष्ट में करें। तो ये चारवाक की फ़िलासफ़ी थी। यहाँ से ये एंशिएंट इंडिया में अगर हम सर्च करें इंडियन फ़िलासफ़ीज़ में तो लिबरल आइडियाज़ का एक तरह से कहें प्राइमरी सोर्स ये मिलता है। उसके बाद में अलग अलग समय में अलग अलग थिंकर हुए हैं इंडिया में, जिन्होंने एज इट इज़ जो प्रेजेंट में मॉडर्न टाइम में हम लिबरलिज़म देखते हैं वो उसी तरह से उसको थ्योराइज तो नहीं किए, लेकिन उनकी आइडियाज़ में लिबरलिज़म की वो चीज़ें थीं। जैसे हम बुद्ध की बात करें, सब प्राचीन एंशिएंट टाइम में, तो बुद्ध की जो चीज़ें थीं वो भी लिबरल आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस थीं, चाहे वो कास्ट के अगेंस्ट में बोलते हुए नज़र आते हों या और भी चीज़ों के अगेंस्ट में बोलते हुए नज़र आते हैं। तो बुद्ध की आइडिया में भी लिबरलिज़म की चीज़ें हैं। उसके बाद में और भी कई स्कॉलर हैं, और भी कई थिंकर हैं, और भी कई सोशल रिफार्मर हैं, जैसे गुरु नानक हैं, कबीर के बारे में आप पढ़ सकते हैं,
जितना रिलीजियस कंजर्वेटिज़म उनके समय में था, कास्ट को लेके जो प्रॉब्लम्स थी, उसके अगेंस्ट में बहुत खुल करके महिलाओं की जो स्थितियाँ थीं, एक तरह से कहें दयनीय खराब स्थितियाँ थीं, उसके बारे में उन्होंने बोला है। राजा राम मोहन राय को तो आप जानते ही होंगे, सोशल रिफॉर्म करके एक तरह से कहें जो लिबर्टी था, लिबरल आइडियाज़ थी वो, और उसको एक तरह से कहें स्प्रेड कर रहे थे महिलाओं के लिए। एक तरह से कहें अगर हम आज़ादी के मायने जो बढ़ाए गए लिबरल आइडियाज़ को, क्योंकि उस समय जब राजा राम मोहन राय थे तो उस समय लिबरल आइडियाज़ या लिबर्टी, फ्रीडम ये सभी के लिए नहीं था। महिलाओं को कितनी तरह की सोशल इशूज़ थी उसको फेस करना पड़ रहा था, जैसे सती प्रथा। तो उनकी महिलाओं के लिए वो समय हम क्या ही लिबर्टी, क्या ही आज़ादी की बात करें। तो राजा राम मोहन राय उस समय एक तरह से कहें एक लिबरल प्रोपोनेंट थे। दयानंद सरस्वती को तो आप जानते ही होंगे, उन्होंने भी सोशल रिफॉर्म में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, खास करके हिंदू रिलीजन में जो प्रॉब्लम्स थी उसके ये बहुत बड़े चैम्पियन थे, उसको सुधारने में और उसको और नए तरीके से प्रेजेंट करने में। उसी तरह से विवेकानंद भी थे। फुले को और अंबेडकर, पेरियार, ये सब एक तरह से कहें कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में जो टसल चल रहा था, कई तरह की छुआछूत की बीमारी थी, मतलब छुआछूत भेदभाव की चीज़ें थीं और भी कई तरह की चीज़ें, तो इन सब के चैम्पियन वो थे। तो इन जितने लोगों का हम नाम लिए हैं ये एक तरह से लिबरल आइडियाज़ की बातें कर रहे थे। जैसे आपको अगर पता ना हो कि मान लीजिए कि जैसे यही इन्हीं की आइडियाज़ की हम बात करें कि ये कभी महिलाओं की आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो कभी निचली कास्ट के लोगों की आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो कभी हिंदू रिलीजन में रिफॉर्म करके हिंदू रिलीजन के लोगों की आज़ादी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कबीर जैसे लोग जो सोशल रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, सोसाइटी में ऊंच नीच का भेदभाव है उसके माध्यम से सोसाइटी को और लिबरेट करना चाह रहे हैं। तो इन सभी की आइडियाज़ में लिबरलिज्म की चीज़ें झलकती हैं। मॉडर्न टाइम में अंबेडकर के बाद में भी और कई थिंकर, कई स्कॉलर हुए जिन्होंने एक तरह से कहें लिबरल आइडियाज़ को प्रोपाउंड किया, जिसमें इम्पॉर्टेंट हम लोहिया की बात कर सकते हैं, जयप्रकाश नारायण की बात कर सकते हैं, या फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कॉलर हैं अमर्त्य सेन, जिन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच दिया जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। मार्था नुसबाउम के साथ में मिल करके उन्होंने डेवलपमेंट एज फ्रीडम का कॉन्सेप्ट दिया, कैपेबिलिटी अप्रोच प्रेजेंट किया उन्होंने। तो वो भी इंडिया के एक तरह से कहें लिबरल आइडियाज़ के इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए और उनको कैपेबिलिटी अप्रोच के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो कैपेबिलिटी अप्रोच भी लिबरल आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस चीज़ें थी, पॉजिटिव लिबरलिज्म की चीज़ें थी। It focuses on and emphasizes on socio-economic growth through minimal government interference। और एक बात और इंडिया के लिबरल आइडियाज़ के इवोल्यूशन में आप देखिए, जब 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के 1949 में तैयार हुआ, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें बहुत ही पुराने समय से जो संघर्ष चल रहा था, चाहे वो वुमेंस के लिए, चाहे वो लोअर कास्ट के लिए, दलित्स के लिए, या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए, ऐसे फंडामेंटल राइट दिए गए, जिसमें अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट देखें, आर्टिकल 12 से 35 तक जो पार्ट 3 में दिया गया है, तो उसमें आप सभी इंडियन सिटीज़न को इवन कुछ पार्टिकुलर राइट को छोड़ करके, जैसे कि आर्टिकल 14, 15, 16, 18, 19 एंड 29 एंड 30, इनको छोड़ करके बाकी सभी फंडामेंटल राइट, जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी हो गया, राइट टू इक्वलिटी हो गया, ये सारी चीज़ें, इक्वलिटी शायद इंडियंस को ही अलाउ है। तो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लिबरल आइडियाज़ से ही इन्फ्लुएंस्ड है, खास करके फंडामेंटल राइट वाला पार्ट। कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, जेंडर कहें तो जेंडर के बेसिस पे, या फिर रिलीजन के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता।
सभी हर तरीके से इक्वल हैं। इवन आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को रिमूव करने की भी बात करता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया उसमें कई तरह की लिबरल राइट को अचानक से दिया गया। वो अचानक से नहीं था, वो बहुत ही लंबे समय से जो संघर्ष चला आ रहा था उसको एक तरह से कहें एसिमिलेट किया गया, एक साथ एकोमोडेट किया गया। इवन आप देखते हैं कि अगर आपने IR को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, इकॉनमी को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो 1990s में जब इंडिया में एक तरह से कहें इकॉनमिक क्राइसिस आता है, फॉरेन एक्सचेंज चरमरा जाता है इंडिया का, तो वहाँ पर LPG रिफॉर्म लाया जाता है। उस समय इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव थे। तो LPG रिफॉर्म से क्या हुआ, LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें लिबरलाइजेशन को प्रमोट किया जाने लगा। किस तरह का लिबरलाइजेशन, उसके पहले इकॉनमी में कई तरह की कंजर्वेटिज्म, कई तरह की रिस्ट्रेंट भरी पड़ी थी। लाइसेंस कोटा राज उसके पहले बोला गया। तो कुछ भी इकॉनमी में किसी को नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो लाइसेंस लेना पड़ता था, और एडमिनिस्ट्रेशन में इतना रेड टाइपिज्म था कि उसमें उनको महीनों टाइम लग जाता था और काफ़ी करप्शन था, तो पैसे भी देने पड़ रहे थे। तो इससे इंडस्ट्री या यूँ कहें कि इकॉनमिक डेवलपमेंट, इकॉनमी में अलग अलग बिजनेसमैन खुल करके बिजनेस नहीं कर पा रहे थे इस लाइसेंस कोटा राज के वजह से। तो 1991 का जो LPG रिफॉर्म आया वो एक तरह से कहें इकॉनमी में लिबरल आइडियाज़ को, न्यू लिबरल आइडियाज़ को एक तरह से कहें अडॉप्ट किया गया, और उससे एक तरह से कहें कि लिबरलिज्म का एक नया फेज इंडियन इकॉनमी में स्टार्ट हुआ। अब हम देखते हैं कि किस तरह से लिबरलिज्म इकॉनमी डेमोक्रेसी से कैसे रिलेटेड है। तीन चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं लिबरलिज्म से। दो चीज़ें, अगर हम पॉलिटिकल लाइफ में बात करें तो डेमोक्रेसी, और इकॉनमिक लाइफ में बात करें तो कैपिटलिज्म। इनको एक तरह से कहें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वो अलग बात है कि कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर कैपिटलिज्म के साथ साथ वेलफेयर स्टेट की चीज़ें भी अडॉप्ट हुई हैं, कि कैपिटलिज्म चल रहा है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनसे टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करके उनके टैक्स से वेलफेयर स्कीम लागू की जाए, ताकि गरीबों को एक तरह से कहें कि बेसिक जो उनकी नेसेसिटीज़ है वो कंप्लीट की जा सके, हेल्थ, एजुकेशन या और चीज़ें। तो दो चीज़ें जो लिबरलिज्म से जुड़ी हुई हैं, लिबरलिज्म की हर्ट हैं, वो डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म हैं। और एक बात याद रहे हमेशा कि लिबरलिज्म में हमेशा कोई भी रिस्ट्रेंट जो है उसको दूर करने की कोशिश की जाती है, ताकि इंडिविजुअल इकोनॉमिक लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, सोशल लाइफ में ज़्यादा इंजॉय कर सके, ज़्यादा यूटिलिटी उसको मिल सके। अर्ली लिबरल्स फोकस्ड ऑन फ्री इंडिविजुअल्स फ्रॉम टू फॉर्म ऑफ सोशल कॉन्स्टेंट, रिलीजियस कन्फर्मिटी एंड एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। तो जब हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि लिबरलिज्म स्टार्ट हुआ वेस्टर्न कंट्रीज़ से, वैसे हमारे यहाँ लिबरलिज्म की आइडिया जो थी वो जब हम चारवाक की आइडियाज़ को देखते हैं तभी से हमको मिलती हैं। लेकिन चारवाक की फ़िलासफ़ी या बुद्ध की फ़िलासफ़ी, नानक की फ़िलासफ़ी, बाद में कबीर की फ़िलासफ़ी, इन सब की फ़िलासफ़ीज़ में मॉडर्न लिबरल आइडियाज़ को थ्योराइज़ नहीं किया गया। वो बातें कर रहे थे उस तरह की, बट वो एक तरह से कहें थ्योराइज़ नहीं किए थे। तो हम अगर अपने एक तरह से कहें इंडियन हिस्ट्री को देखें तो वहाँ से मिलता है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड जो चल रहा है इसमें एक तरह से कहें ज़्यादातर थ्योरीज़ जो अलग अलग कंट्री में अडॉप्ट की गई हैं, एक्सेप्ट की जाती हैं अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा, वो वेस्टर्न वर्ल्ड की थ्योरीज़ को ज़्यादा एक तरह से कहें ज़्यादा महत्व दी जाती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एक तरह से कहें कंक्रीट वे में और बहुत ही एडवांस्ड वे में थ्योराइज करके प्रेजेंट किए, जैसे जॉन लॉक, हॉब्स, रूसो, मैकियावेली, मॉन्टेस्क या बाद में और जितने भी लोग आए। तो एक तरह से कहें कि लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी का जो संबंध है,
पॉलिटिकल लाइफ में जो लिबरलिज्म है वो इंडिविजुअल को लिबर्टी देने की बात करता है, और डेमोक्रेसी का जो पॉलिटिकल फॉर्म है वो एक तरह से कहें कि रूल ऑफ मेजॉरिटी है, अगर हम कुछ शब्दों में समझना चाहें। क्योंकि डेमोक्रेसी में सारी चीज़ें सभी के कंसेंट से होती हैं, और सभी में अगर किसी ने कुछ लोग कुछ अलग तरीके की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर वोटिंग होता है और मेजॉरिटी का रूल माना जाता है। तो क्या डेमोक्रेसी में अगर रूल ऑफ मेजॉरिटी है तो माइनॉरिटी की बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा? लिबरलिज्म कहता है कि माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, हमको इंडिविजुअल पे फोकस करना है। इंडिविजुअल की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल लाइफ में किसी भी तरह का कोई मेजर रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, उन पर फोकस करो। तो और डेमोक्रेसी में कह रहा है कि मेजॉरिटी का रूल। तो माइनॉरिटीज़, क्या ऐसे लिबरल आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस स्टेट में माइनॉरिटीज़ की राइट को ध्यान में रखा जाएगा? ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर डेमोक्रेसी में जब लिबरल आइडियाज़ आ जाती हैं एक तरह से कहें तो वो टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी को रोकने का काम करता है। जो बात जे.एस. मिल ने कहा कि एक तरह से कहें डेमोक्रेसी टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी ना हो जाए, इसके लिए माइनॉरिटीज़ के राइट को, माइनॉरिटीज़ के कल्चर को और चीज़ों को जो माइनॉरिटीज़ को एक तरह से कहें सिक्योर कर सकती हैं, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज डेमोक्रेसी ना रह के टेरेनी ऑफ मेजॉरिटी हो जाएगा। मेजॉरिटी जो चाहेंगे वो होगा। मोबोक्रेसी एक तरह से कहें, जो भीड़ एक तरह से कहें मेजॉरिटी का जो भीड़ है वो जो चाहेगा वो होगा। तो डेमोक्रेसी टेरेनी ऑफ मेजॉरिटी ना हो जाए, इसके लिए लिबरल आइडियाज़ को डेमोक्रेसी में एसिमिलेट करना होगा, और इसके लिए एक तरह से कहें अलग अलग बेसिस पे जो लिबरल आइडियाज़ हैं उनको ध्यान में रखना होगा। जैसे अगर हम डेमोक्रेसी का एंशिएंट डिफिनीसन देखें अरिस्टोटल या प्लेटो के टाइम पे, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी राइट कुछ लोगों को था, स्लेवरी जैसी चीज़ें थीं, या फिर महिलाओं को राइट नहीं था पब्लिक ओपिनियन व्यक्त करने का। तो सेक्स के बेसिस पे या रेस के बेसिस पे या स्लेव्स जो हैं उन सभी बेसिस पे जो एक तरह से कहें वोटिंग राइट का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है अलग अलग कंट्री में। इवन कई ऐसे कंट्री जहां बाद में डेमोक्रेसी अडॉप्ट होने के बाद में भी महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं मिला। यूएसए 1920s में यूएसए में महिलाओं को वोटिंग राइट मिलता है। ऐसे ही स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो ये 1970s में शायद मिलता है, यहाँ बहुत लेट में। स्विट्ज़रलैंड तो दुनिया में एक तरह से कहें डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा चैम्पियन है एंशिएंट टाइम से। तो अगर हम बात करें डेमोक्रेसी का, तो डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म का बहुत ही बड़ा संबंध है आपस में, और इसी संबंध की वजह से ये एक तरह से कहें कि कई चीज़ों को सुधारने का काम करते हैं। जैसे एंशिएंट टाइम से सफ्रेज वोटिंग राइट का डिस्क्रिमिनेशन जो होता चला आ रहा था, आज हम देखते हैं कि आज महिलाओं के लिए वोटिंग राइट की बात करना बड़ी बात नहीं लगता। इवन थर्ड जेंडर को भी वोटिंग राइट दिया गया है। इवन गरीब से गरीब इंसान को भी, जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनको भी वोटिंग राइट दिया गया है। हम आज इक्वल वोट इक्वल राइट की बात करते हैं। तो ये इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि लिबरल आइडियाज़ डेमोक्रेसी में आके एसिमिलेट कर गई हैं, और उसी लिबरल आइडियाज़ के चलते अलग अलग बेसिस पे सभी को एक तरह से कहें अलग अलग बेसिस पे जो इंडिविजुअल हैं सोसाइटी में, चाहे वो सेक्स के बेसिस पे महिला और पुरुष हों, दोनों को हमने इक्वल राइट दे दिया। रेस के बेसिस पे अलग अलग रेस के लोग हैं उनको इक्वलाइज कर दिया। स्लेवरी के बेसिस पे मास्टर और स्लेव हैं, सब उनको इक्वल कर दिया। यानी कि अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इन जैसे लोगों को भी एक ही वोट देने का अधिकार है, तो वहीं एक ऐसा गरीब व्यक्ति जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है उसको भी एक ही वोट देने का अधिकार है। तो एक तरह से कहें डेमोक्रेसी में ये चीज़ें इसलिए आ पाई हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में लिबरल चीज़ें अडॉप्ट हुई हैं। अगर एंशिएंट टाइम में डेमोक्रेसी की चीज़ें देखें, जब वहाँ पर लिबरल आइडियाज़ नहीं थी डेमोक्रेसी में, तो एक तरह से कहें कि वहाँ पर वो कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं था। और एक तरह से कहें अगर किसी भी कंट्री में, जैसे मान लीजिए आज थर्ड जेंडर की बात कर रहे हैं, LGBTQA+ की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे कंट्री हो सकते हैं जहाँ पर थर्ड जेंडर को वोटिंग राइट ना हो। तो अगर नहीं है थर्ड जेंडर को वोटिंग राइट, तो क्या हम उनको एक तरह से कहें डेमोक्रेसी मान सकते हैं, फुल डेमोक्रेसी मान सकते हैं? ये समझने की बात है। क्योंकि हम
कहीं ना कहीं सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन तो कर रहे हैं, थर्ड जेंडर जो है, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन तो चल ही रहा है। तो कंप्लीट डेमोक्रेसी बनाने के लिए लिबरलिज्म का एक बहुत बड़ा रोल है। इन मोस्ट ऑफ द यूरोप यूनिवर्सल मेल सफ्रेज रिमेंड ए रिमोट आइडिया। बहुत ही लंबे समय तक यूरोपियन कंट्रीज़ में महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिया गया, लेकिन इंडिया में हम देखते हैं 1950 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में 1950 में जब संविधान लागू हुआ, हमने एक ही झटके में महिला हो चाहे पुरुष हो, यानी कि सेक्स के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सभी को इक्वल वोटिंग राइट, प्रॉपर्टी के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, रीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, लैंग्वेज या और जितनी भी आइडेंटिटी इंडिया में हो सकती हैं उसके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, एक ही झटके में सबको इक्वल राइट दे दिया गया। वो अलग बात है कि अंबेडकर जैसे लोग इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, सोशल डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, जो उस समय नहीं संभव हुआ, आज भी नहीं संभव है। सोशल डेमोक्रेसी कब आएगी? जब सोशल लेवल पे सब इक्वल हो जाएंगे। आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कोई एक तरह से कहें बहुत रेयर चीज़ नहीं है। हाँ, आए दिन हम देखते रहते हैं कास्ट के बेसिस पे रेप, मर्डर या और डिस्क्रिमिनेशन। तो ये चीज़ें हैं। इकोनॉमिक लेवल पे आज भी इतनी डिस्पैरिटी है, तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तो आज नहीं हो पाया अभी। एक लोग हैं जो अरबपति हो रहे हैं और एक लोग हैं जो भीख मांग के खाना खा रहे हैं। तो डेमोक्रेसी का जो डेफिनीशन है वो बहुत ब्रॉड है, लेकिन यहाँ जब हम लिबरलिज्म के रेफरेंस में लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी का अगर हम एक तरह से कहें मिला के देखें तो ज़्यादातर हम अभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वोटिंग राइट की बात कर रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में आता है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ हम बात कर रहे थे स्विट्ज़रलैंड में डेमोक्रेसी की, तो स्विट्ज़रलैंड एक तरह से कहें बहुत ही रिसेंट कंट्री है जो 1971 में अपने यहाँ महिलाओं को वोटिंग राइट देता है। तो लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी साथ साथ चल के ये एक तरह से कहें एक नए अपेक्स को टच कर रहे हैं आज। लिबरल्स आल्सो हैड टू रिकंसील द प्रिंसिपल्स ऑफ मेजॉरिटी रूल विथ रिक्वायरमेंट ऑफ पावर ऑफ मेजॉरिटी बी लिमिटेड। तो लिबरल्स इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी मेजॉरिटी रूल तो है, लेकिन मेजॉरिटी को अनलिमिटेड पावर ना दे दिया जाए, अदरवाइज माइनॉरिटी के राइट को, माइनॉरिटीज़ के और चीज़ों को ये सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लो कि इंडिया में अगर मेजॉरिटी रूल हो, डेमोक्रेसी हो, और अगर माइनॉरिटीज़ के राइट को ना प्रिजर्व किया गया होता कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो मेजॉरिटी में मान लेते हैं कि हिंदू रिलीजन, लगभग 80% लोग हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो ये पूरी संभावना थी अगर माइनॉरिटीज़ जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन या सिख और लोग हैं जो, उनके राइट को प्रिजर्व ना किया गया होता रिलीजियस राइट के थ्रू, तो हो सकता था कि हिंदू रिलीजन के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन हो सकता था। तो इसीलिए लिबरल्स इस बात को भी एक तरह से कहें अपनी आइडियाज़ एक्सप्रेस करते हैं, और लिबरल्स ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी मेजॉरिटी रूल है और इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में माइनॉरिटीज़ के राइट को इंश्योर किया जाना बहुत ज़रूरी है। द प्रॉब्लम वॉज टू accomplish दिस इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। और माइनॉरिटीज़ के राइट को एक्सेप्ट करना एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अंतर्गत होना चाहिए। ऐसा नहीं क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको आप राइट दे रहे हैं, मेजॉरिटीज़ से हट के कुछ एक्स्ट्रा राइट दे रहे हैं, तो इसके लिए लेजिटिमेसी की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर मेजॉरिटी नहीं मान रहे हैं, जैसे मान लो कि क्रिश्चियन को, सिख को, मुस्लिम को कुछ राइट, स्पेशल राइट दिया गया, और अगर हिंदू इसको रिजेक्ट कर देते, मेजर पॉपुलेशन जो है हिंदू रिलीजन रिजेक्ट कर देता, तो क्या ये लॉ बन पाता? नहीं। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि जब माइनॉरिटीज़ को कुछ स्पेशल राइट दिया जाता है लिबरलिज्म से इन्फ्लुएंस किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, तो इसके लिए लेजिटिमेसी की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और एंशिएंट टाइम से आज तक हम जो डेमोक्रेसी का रूप देखते हैं वो ओवर द पीरियड एक तरह से कहें अपने आप को चेंज की है। एंशिएंट टाइम में कई तरह के नेचुरल एलिट थे जिनको कुछ स्पेशल राइट था, प्रॉपर्टी के बेसिस पे वोटिंग राइट था, लेकिन उसके बाद में हमने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में थॉमस पेन की राइट ऑफ मैन में कि मैन को, मेल पॉपुलेशन को वोटिंग राइट दे दिया गया, फिर भी महिलाओं को नहीं मिला। लेकिन उसके बाद में जब फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं महिलाओं को पहले पॉलिटिकल राइट मिलते हैं, बाद में इकोनॉमिक राइट,
फिर कई तरह के कल्चरल राइट, और आज तो इकोलॉजिकल राइट जैसी चीज़ों का बात किया जा रहा है। तो ये ओवर द एक तरह से कहें समय के साथ में ये चीज़ें आई हैं, ये अचानक से नहीं आई हैं। तो जो नेचुरल एलिट हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीड क्लास एंशिएंट टाइम में था, बाद में कुछ एरिस्टोक्रेटिक क्लास था, इनके राइट को अचानक से ख़त्म नहीं कर दिया गया था, ये धीरे धीरे चेंज हुआ। जैसे कि शुरू में मेल पॉपुलेशन को सिर्फ वोटिंग राइट मिला, तो उस समय अगर सोसाइटी का दो तबके की बात करें तो डोमिनेट एक तरह से मेजर पावर होल्डर मेल थे, इसीलिए मेल को पावर मिल गया। लेकिन बाद में जब फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो महिलाओं को भी वोटिंग राइट मिला। तो ये चीज़ें इसी तरह से चलती हैं। सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ ए डेमोक्रेटिक मेजॉरिटी। अगर डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी को लिमिट ना किया जाए, मेजॉरिटी के पावर को लिमिट ना किया जाए, तो वो टेरेनी ऑफ मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके लिए कुछ मेजर्स हैं जो अडॉप्ट किए जा सकते हैं। जैसे सेपरेशन ऑफ पावर का मेजर है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट कर दिया जाए, उनका पावर सेपरेट हो और वो एक दूसरे पे चेक और बैलेंस करते रहें। तो डेमोक्रेसी में जो इलेक्ट करने का काम होता है वो सिर्फ लेजिस्लेचर को किया जाता है। कुछ कंट्रीज़ में एग्जीक्यूटिव को भी इलेक्ट किया जाता है, लेकिन जुडिशरी ज़्यादातर कंट्रीज़ में इलेक्ट नहीं, सेलेक्ट किए जाते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर मेजॉरिटी का ओपिनियन ये है कि मान लीजिए जैसे इंडिया में हम बात करें, तो अगर मेजॉरिटी का ओपिनियन कुछ ऐसा है जो माइनॉरिटीज़ के राइट को सप्रेस करने वाला है, और लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो लेजिस्लेचर कोई ऐसा काम कर सकता है मेजॉरिटी को अपने तरफ खींचने के लिए जो माइनॉरिटीज़ के राइट के अगेंस्ट में हो। तो इसके लिए सेपरेशन ऑफ पावर करता क्या है कि अगर लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा एक्ट पास किया या कोई ऐसा कदम उठाया जो माइनॉरिटीज़ के राइट को हार्म कर रहा है, तो वो या तो एग्जीक्यूटिव या तो जुडिशरी के द्वारा रोक दिया जाता है। तो इस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर मेजॉरिटी के पावर को लिमिट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पीरियोडिक इलेक्शन भी ज़रूरी है। हो सकता है कि कोई इलेक्शन अगर एक बार हो गया और 15-20 साल तक या 50 साल तक चलता जा रहा है, तो उसमें कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो मेजॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो माइनॉरिटीज़ को इसलिए सप्रेस कर रहे हैं ताकि वो एक तरह से कहें कि मेजॉरिटी की पब्लिक ओपिनियन अपने तरफ खींच सकें। जैसे कई बार आप देखते होंगे जब इलेक्शन करीब नहीं होता है तो माइनॉरिटीज़ का सप्रेशन हो सकता है, इवन इंडिया में भी संभव है। तो लेकिन जब इलेक्शन करीब आ जाता है तो कोशिश किया जाता है कि माइनॉरिटीज़ जैसे कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात करें या कास्ट के बेसिस पे कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए जो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर दे, क्योंकि इसके बाद में उनका इलेक्शन जीतना या एक तरह से कहें पब्लिक मोबिलाइजेशन तेज़ी से होता है, उनके लिए दिक्कत हो सकता है। तो पीरियोडिक इलेक्शन होने से सरकार में डेमोक्रेटिक मेजॉरिटी की जो चीज़ें हैं, मेजॉरिटी टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी की जो चीज़ें हैं वो कम होती हैं। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको, माइनॉरिटीज़ या मेजॉरिटी सभी लोगों को अगर राइट इंश्योर कर दिया जाए और उस राइट के प्रोटेक्टर के रूप में जुडिशरी रहे, तो भी टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी नहीं होती है। इसके खतरे को कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। हम देखते हैं कि समय के साथ में अलग अलग कंट्री में जो राइट है वो समय के साथ में इवॉल्व हुआ है। हम बिल ऑफ राइट इंग्लैंड का देख सकते हैं जो कि 1688 में जो 1688 में जो रिवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में शांतिपूर्ण तरीके से जो हुआ, उसके बाद में जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें जो बिल ऑफ राइट इंक्लूड किया उन्होंने। इसके बाद में हम इंग्लैंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो रिवोल्यूशन है उसको देखते हैं 1776 में। उसके बाद में वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, बाद में रेटिफाई करते हैं, पास कराते हैं, तो लगभग 8 साल इनको लग गया, 8 साल 10-12 साल लग गए समझो उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई कराने में। इंडिया में तो देखते हैं 3-4 साल में बन गया। तो मेनली यूएसए में किस तरह के राइट अडॉप्ट किए गए, जिसमें राइट टू लाइफ था, राइट टू लिबर्टी था, राइट टू परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस था। जो लॉक ने राइट की बात की थी, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी।
तो लॉक की आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस होकर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस हो गया। प्राइवेट प्रॉपर्टी के जगह परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की चीज़ें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर ली गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ तो हम देखते हैं कि वहाँ पर लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जैसी चीज़ें अडॉप्ट की जाती हैं, उसके वैल्यूज़ अडॉप्ट होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। और राइट ऑफ मैन एक तरह से कहें प्रोवाइड कराया जाता है। तब भी महिलाओं को वोटिंग राइट वहाँ नहीं मिला, लेकिन पुरुषों को वोटिंग राइट मिला। तो ये सारी चीज़ें समय के साथ में धीरे धीरे इवॉल्व की हैं। हम देख रहे हैं राइट टू लाइफ, जो आज हम आर्टिकल 21 में पढ़ रहे हैं, राइट टू लिबर्टी जो हमारे फंडामेंटल राइट में हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग कंट्री में समय के साथ में इवॉल्व हुई हैं, और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज टायरनी ऑफ मेजॉरिटी रोका नहीं जा सकता। लिबरल आइडियाज़ जो हैं, जो जिसका हम कहते हैं हर्ट इंडिविजुअल है, उसके अगेंस्ट में भी कुछ अलग आइडियाज़ हैं जो उसको क्रिटिक करती हैं लिबरलिज़म को। तो उसमें से सबसे एक तरह से कहें एक चैम्पियन आइडिया है कम्युनिटेरियनिज़म, जो कहता है कि आप बार बार बोल रहे हैं कि लिबरलिज़म में आप इंडिविजुअल के सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस लाइफ को आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, उसके लिए उसको आप राइट देना चाह रहे हैं, सोशल राइट देना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक राइट देना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल राइट देना चाह रहे हैं। सोशली अगर सोसाइटी में आपको कुछ इविल लग रहा है जैसे अनटचेबिलिटी, तो आप हटाना चाह रहे हैं, और ताकि इंडिविजुअल अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सके। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि जो इंडिविजुअल है वो एक तरह से कहें सोसाइटी से अलग नहीं है। तो कम्युनिटेरियनिज़म एक ऐसी आइडिया है जो कहता है कि जो इंडिविजुअल है वो कम्युनिटी का पार्ट है, इसीलिए हमको कम्युनिटी पे फोकस करना चाहिए। कम्युनिटी मतलब सोसाइटी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इसके अगर हम मेजर प्रोपोनेंट की बात करें तो 3 बड़े प्रोपोनेंट हैं जो सीयूईटी, पीजी में या और गवर्नमेंट एग्ज़ाम है या एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उसमें अक्सर पूछा जाता है, नेट जेआरएफ में भी पूछा जाता है। उसमें चार्ल्स टेलर, माइकल वाल्जर और माइकल सैंडल, ये 3 कम्युनिटेरियन बहुत ही स्टार कम्युनिटेरियन हैं, इनको याद रखिए। कम्युनिटेरियनिज़म जो टर्म है उसका सबसे पहला यूज़ किया गया था गुडवाइन बार्नबाई के द्वारा 1841 में। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि किन बेसिस पे कम्युनिटेरियनिज़म लिबरलिज़म को क्रिटिक करता है। तो कम्युनिटेरियनिज़म के सेंट्रल पॉइंट में जैसे लिबरलिज़म में इंडिविजुअल था, उसी तरह से कम्युनिटेरियनिज़म में कम्युनिटी है, और कम्युनिटी में कुछ सोशल वैल्यूज़ होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशन होते हैं, जिनमें सोसाइटी में रहने वाले लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उन नॉर्म्स को, उन वैल्यूज़ को, उन ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे। और अगर वो फ्रीडम के नाम पे उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो उनको उस सोसाइटी में बुरा माना जाता है। जैसे मान लो सोसाइटी का एक नॉर्म ये है कि शादी करने अगर स्त्री और पुरुष का शादी हो रहा है तो स्त्री पुरुष के घर पे जाएगी, यानी कि जो लड़की है वो लड़के के घर पे जाएगी और उसके घर पे रहेगी शादी के बाद। अब इसी का एक उल्टा फॉर्म हो सकता है कि शादी के बाद में जिस तरह से लड़की लड़के के घर जा रही थी, अब लड़का लड़के के घर पे जाने लगे, कोई लड़का हो और वहाँ रहे, तो इसको सोसाइटी में थोड़ा अलग नज़र से देखा जाता है, इसको बुरा माना जाता है। तो या फिर ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, कई सोसाइटी इससे ऊपर उठ चुकी है, लेकिन ऐसे कई वैल्यूज हो सकते हैं सोसाइटी में। जैसे मान लो कि सोसाइटी में पेरेंट का केयर किया जाता है, या फिर पेरेंट या फैमिलीज़ में छोटे बच्चे और जो लोग हैं उनका केयर किया जाता है। अब कोई इंडिविजुअल अपनी ऑटोनॉमी, अपनी लिबर्टी, अपनी फ्रीडम के नाम पे अपने पेरेंट को घर से बाहर निकाल दे तो सोसाइटी उसके लिए समस्या क्रिएट कर सकती है, उसको भला बुरा कह सकती है। तो कम्युनिटेरियनिज़म का जो सेंट्रल पॉइंट कम्युनिटी है, और कम्युनिटी इंडिविजुअल एक तरह से कि इंडिविजुअल के मिलने से बनी होती है। कई इंडिविजुअल मिलते हैं तो कम्युनिटी बनता है, और वो आपस में कुछ वैल्यूज़ और कुछ नॉर्म्स के बेसिस पे जुड़े हुए होते हैं। और अगर कोई इंडिविजुअल उस सोसाइटी का उन वैल्यूज़, उन नॉर्म्स को अपने फ्रीडम के नाम पे एक तरह से कहें नहीं मानेगा, तो उसको उस सोसाइटी में एक तरह से कहें कई तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। एक बहुत मतलब जिनका भी नाम लिए चार्ल्स टेलर कहते हैं, इन सोशल थेसिस देयर फॉर लिबर्टी, राइट
इज अवेलेबल विद इन द कम्युनिटी। तो जो लिबरलिज्म में बार बार बोला जा रहा है कि इंडिविजुअल की राइट, चार्ल्स टेलर बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल की राइट सिर्फ एक कम्युनिटी में ही संभव है। आप कम्युनिटी से हट के इंडिविजुअल के राइट की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल कम्युनिटी का पार्ट है। तो आप इंडिविजुअल को इंडिविजुअल की तरह मत ट्रीट कीजिए, ये देखिए कि वो जिस कम्युनिटी में रह रहा है उसमें उसको किस तरह से उसकी ऑटोनॉमी को, लिबर्टी को, फ्रीडम को हम इनरिच कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जिसके बेसिस पे कम्युनिटेरियनिज्म क्रिटिक करता है लिबरलिज्म का, वो है न्यूट्रल स्टेट का, रिजेक्शन ऑफ न्यूट्रल स्टेट। तो न्यू लिबरल बिलीव इन लिबर्टी, देयरफॉर अलाउ इंडिविजुअल टू चूज देयर गोल एंड ऑब्जेक्टिव इन लाइफ, बट कम्युनिटेरियन सेड दैट एवरी चॉइस में नॉट बी करेक्ट चॉइस। कम्युनिटेरियनिज्म में जो कम्युनिटेरियन थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि देखो, लिबरलिज्म में स्टेट एकदम छोड़ दिया है इंडिविजुअल को पूरी तरह से, कि जो चाहो वो करो अपने सोशल लाइफ में, अपने इकोनॉमिक लाइफ में, अपने पॉलिटिकल लाइफ में, अपने रिलीजियस लाइफ में, अपने कल्चरल लाइफ में। और इतनी ऑटोनॉमी मिलने के बाद इंडिविजुअल कुछ ऐसा काम भी कर सकता है जो सोसाइटी के हिसाब से सही नहीं है। जैसे आज तो ये चीज़ें ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो गई हैं। कुछ समय पहले जैसे मान लो एक पुरुष का दूसरे पुरुष के साथ में विवाह, या एक स्त्री का एक लेडी का दूसरे लेडी के साथ में मैरिज, होगा क्या इससे? इससे सोसाइटी की जो हार्मनी है वो डिसबैलेंस हो जाएगी, क्योंकि हेट्रोसेक्सुअल मैरिज हमारी सोसाइटी में ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, क्योंकि एक तरह से कहें जो पॉपुलेशन मेंटेन सेम सेक्स में, एक तरह से कहें सेम सेक्स में ऐसी नई जनरेशन को जनरेट करने की कैपेबिलिटी तो नहीं होगी। तो इसीलिए हेट्रोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया जाता है मैरिज के केस में। और अगर कोई इंडिविजुअल फ्रीडम के नाम पे सेम सेक्स मैरिज करना चाहता है तो वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल तो नहीं है, सोसाइटी की नॉर्म्स से, सोसाइटी की एथिक्स से अलग जा रहा है वो चीज़, तो इसीलिए इसको रिजेक्ट किया जाता है। रिजेक्शन ऑफ इनकम्बर्ड सेल्फ। तो कम्युनिटेरियन कहते हैं कि इंडिविजुअल सोसाइटी से अलग नहीं है, वो सोसाइटी का पार्ट है, और इसीलिए उसको सोसाइटी के पार्ट के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए। उसको इंडिविजुअल जो कि सोसाइटी से अलग है उस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। एंड इज़ प्रायर टू द सेल्फ। माइकल सैंडल रोट ए बुक लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982. Sandel criticizes the fundamental Kantian ethics, which believes the man is in itself is end। मतलब ये कि माइकल सैंडल ने जो किताब लिखी लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, उसमें उन्होंने कांट के प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज़ किया, और राल ने कांट का सपोर्ट किया। इसीलिए वो माइकल सैंडल राल और कांट दोनों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। राल और कांट का बिलीफ ये था कि इंडिविजुअल ही एंड है, इंडिविजुअल के लिए जो भी किया जाए सब सही है। लेकिन माइकल सैंडल कहते हैं ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल सोसाइटी का पार्ट है, कम्युनिटी का पार्ट है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए माइकल सैंडल ने राल की जो आइडिया थी जस्टिस, उसको क्रिटिक किया और कहा इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल इंडिविजुअल व्हिच इज़ इम्पटी सेल्फ। मतलब कि राल की आइडिया या कांट की आइडिया एक इम्पटी सेल्फ की आइडिया है, और सोसाइटी में इंडिविजुअल इस तरह होता नहीं है कि वो सिर्फ इंडिविजुअल इस दुनिया में अकेले जी रहा है। उसका सोसाइटी के और लोगों से कनेक्शन होता है, और इस बात को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सलिज्म। तो जो कम्युनिटेरियन हैं वो कहते हैं कि आप इंडिविजुअल, दुनिया के सारे इंडिविजुअल को एक तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के कल्चर होते हैं, अलग अलग तरह के सोशल वैल्यूज़ होते हैं। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में सोशल वैल्यू अलग तरह से होती है, वहाँ मैरिज का सिस्टम दूसरा होगा। इंडिया में मैरिज सिस्टम अलग है, इंडिया का कल्चर दूसरा है। तो इंडिया में वही चीज़ें तो लागू कर पाना मुश्किल है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। इंडिया में कई तरह की, जैसे कि मान लो कि बच्चों को 20-20, 25-25, 30-30 साल तक पेरेंट पढ़ाते हैं, मतलब उनका देख रेख करते हैं। लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में ऐसा नहीं पॉसिबल है। वो तो 15 या 18 साल की उम्र के बाद में छोड़ देते हैं बच्चे को, उसका देख रेख करना वो खुद ही देख रेख करता है। तो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरह की डाइवर्सिटीज़ हैं, उसको ध्यान में रखना चाहिए। लिबरल वैल्यूज़ को यूनिवर्सलाइज नहीं किया जा सकता। तो कम्युनिटेरियन इस बेसिस पे भी लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं।
कम्युनिटेरियनिज्म के बाद में आता है मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म भी इसी तरह की चीज़ है कि दुनिया में अलग अलग तरह के कल्चर अवेलेबल हैं, अलग एक ही कंट्री में कई तरह के कल्चर अवेलेबल हो सकते हैं। और एक कल्चर हो सकता है कि वो मेजॉरिटी कल्चर हो और एक माइनॉरिटी कल्चर हो, या ये भी पॉसिबल है कि एक मेजॉरिटी कल्चर हो और कई माइनॉरिटीज़ कल्चर हों। जैसे इंडिया में हिंदी भाषा बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तेलुगु, तमिल और उर्दू या और भाषा बोलने वाले लोग बहुत कम हैं। तो हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के कल्चर को हम मेजॉरिटी कल्चर मान सकते हैं। हिंदू रिलीजन का जो कल्चर है उसको हम मेजॉरिटी कल्चर मान सकते हैं। तो जब सोसाइटी में कई तरह के कल्चर होते हैं किसी कंट्री में, तो एक तरह से कहें मल्टीकल्चरलिज्म एक ऐसी आइडिया है जो डिफरेंट कल्चर के बीच में कोऑपरेशन, टॉलरेशन की बात करती है कि कैसे कई सारे कल्चर एक साथ रह सकते हैं। ये एक कम्युनिटी सेंट्रिक कॉन्सेप्ट है। जो कम्युनिटेरियनिज्म था उसी तरह की चीज़ें हैं लगभग। मल्टीकल्चरलिस्ट आल्सो बिलीव दैट इंडिविजुअल इज नॉट एन एटम, जो कि कम्युनिटेरियनिज्म में हम पढ़ चुके हैं, बट इंडिविजुअल इज मेंबर ऑफ कम्युनिटी एंड कम्युनिटी रिफर्स सोसाइटी। तो इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल सोसाइटी का पार्ट है और कम्युनिटी का पार्ट है। और इसीलिए मल्टीकल्चरलिज्म में इस बात को रिजेक्ट किया जाता है, एटमिस्टिक इंडिविजुअल को रिजेक्ट किया जाता है। मल्टीकल्चरलिज्म में कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं जैसे भिखु परेख हैं या और भी लोग हैं जिनके बारे में अभी आगे हम बात करेंगे। तो भिखु परेख ने अपने किताब रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थियोरी में ये बात की है कि जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो ह्यूमन का एक तरह से कहें वे ऑफ लाइफ है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी को इंक्रीज़ करने की पे फोकस करता है। अगर कोई इंडिविजुअल माइनॉरिटी कल्चर से बिलोंग कर रहा है तो उसको माइनॉरिटी कल्चर एडॉप्ट करके उसको मानने के लिए एक तरह से कहें आज़ादी मिलती है उसको। जो मेजॉरिटी कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं उनको मेजॉरिटी कल्चर मानने की या उसको प्रोपागेट करने की आज़ादी मिलती है। द राइट ऑफ द कल्चरल ग्रुप फ्राम द बेसिस ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। और मल्टीकल्चरलिज्म ये बात भी करता है कि माइनॉरिटीज़ को राइट है कि वो माइनॉरिटीज़ कल्चर को अडॉप्ट करके उसको प्रोपागेट करें और मेजॉरिटी कल्चर के लोग मेजॉरिटी कल्चर के राइट को एक्सेस करें। अब हम प्रोस एंड कॉन्स को कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में समझने की। अभी कई सारी चीज़ें बची हुई हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में लिबरलिज़म की पॉलिटिकल थ्योरी को ख़त्म करें, क्योंकि कई सारा वीडियो हो गया है और अभी भी हम लिबरलिज़म ही पढ़ते जा रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। CVT PG के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, या फिर हमारी ईमेल आईडी जो आप चैनल के हमारे YouTube चैनल के बायो में मिल सकता है आपको, वहाँ से आप हमको मेल कर सकते हैं। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।